बंगाल का आतंक के रूप में अगर हम देखना चाहेंगे तो बंगाल के आतंक के रूप में आंसर आएगा आपका जलकुंभी। जलकुंभी इसलिए कहलाएगा बंगाल का आतंक क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो जलीय प्राणी के रूप में ये जाना जाता है, यानी जलीय पौधे के रूप में ये जाने जाएंगे, पहला। दूसरा, ये जो जलकुंभी है ये काफ़ी तेज़ी से जल में वृद्धि करते हैं, और जब ये जल में वृद्धि करेंगे तो जल में बचे हुए ऑक्सीजन को खींच लेंगे, जिसके कारण इसमें रहने वाले जो भी जलीय जीव है, चाहे वो मछलियां हैं या फिर अन्य जलीय जीव है, जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो सिंपली ये कहना पड़ेगा कि अगर जलकुंभी जल में उग जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन लेवल की कमी होने से जलीय प्राणी को खतरा होता है, इसीलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है सिंपल, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी सेम उसी तरीका का क्वेश्चन आ गया है, यानी ऑक्सीजन लेवल को घटाने में कौन मदद करता है? तो आंसर हो गया क्या? जलकुंभी। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, देखेंगे कि नर और मादा गैमेट में युग्मनन होता है तो क्या कहलाता है। यहाँ पे गौर करेंगे तो युग्मनन ये है अलैंगिक जनन, जिसमें एक जीव भाग लेते हैं, और प्रायः ये जीव जो है कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही अपना विभाजन करते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करेंगे दूसरा है जो कि लैंगिक जनन, जिसमें दो विपरीत लिंग का होना आवश्यक है, और ये दो विपरीत लिंग के रूप में कौन कौन रहेंगे? एक नर और एक मादा। तो नर और मादा के दोनों के युग्मक के संयुग्मन से ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे नर और मादा गैमेट के युग्मन के रूप में जानेंगे तो सही आंसर है हमारा क्या? लैंगिक जनन। अगले टर्म में हम लोग देखेंगे यहाँ पे मध्य चक्र, यानी मध्य चक्र किसमें पाई जाती है। अब यहाँ पे टर्म्स है कि मध्य चक्र, पहले समझना है कि मध्य चक्र क्या है। तो जितने भी चार पैर वाले प्राणी है उनमें मध्य चक्र की प्रक्रिया होती है। तो अब देखेंगे इसमें चार पैर वाले प्राणी कौन है? तो गाय भी है, भेड़ भी है और कुत्ता भी है। तो ये सारे जो है ये मध्य चक्र की प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं, और हम लोग जैसे जीव हैं तो हम लोगों में मासिक चक्र की प्रक्रियाएं होती है, और जो चार पैर वाले जो जीव है उसमें मध्य चक्र की प्रक्रिया होती है। अब इसी तरीका से एक सवाल आएगा कि इनमें से मासिक चक्र की प्रक्रिया किसमें होती है। तो इसके लिए सही उत्तर में आप डालेंगे मनुष्य को, दूसरा बंदर को, और तीसरा चिंपैंजी को। यानी ये सब मानव के ओरिजिनेट जीव है, और ये तीनों में ही मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है। अगले टर्म के लिए छठे नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी यानी कि जो बहुश्रेणी के रूप में है, जिसे हम लोग खुले आंखों से देख सकते हैं। तो अब देखना यह है कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है इसमें किस प्रकार का निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि पौधे में अगर देखा जाए तो पौधे में जो प्रक्रिया होगी वो होती है आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया। यानी अगर आप चैप्टर 2 को अच्छे से स्टडी करेंगे तो चैप्टर 2 है हमारा पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तो इसमें आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो फिर आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से पुष्पी पादप में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ पे सलग कंद यानी बल्ब का उदाहरण है। तो यहाँ पे गौर करेंगे बल्ब का उदाहरण कौन है। तो अदरक जो है ये कायिक प्रवर्धन के रूप में इसमें राइजोम रहता है। दूसरा आएंगे दूब घास, ये अलग है। प्याज हमारा आंसर होगा, यानी प्याज को हम लोग कहेंगे सलग कंद या फिर बल्ब में। आलू पे आएंगे तो ये कंद या आकंद रहेगा, और ये दूब घास जो है ये हमारा ऊपरी भूआस्त्री के रूप में जाना जाता है। तो सबका अलग अलग है। तो प्याज में आएगा कौन? सलग कंद। तो याद रखेंगे कि सलग कंद के या बल्ब से रिलेटेड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड पे भी आते रहा है। तो इसको देखते रहेंगे, फोकस एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो स्तनधारियों में निषेचन यानी महिला वर्ग या फिर जो भी स्तनधारी प्राणी है उनमें निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नली यानी कहाँ पे होगा? फैलोपियन नली में होगा। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जब शुक्राणु का मूवमेंट होता है तो फैलोपियन नलिका के अंतर्गत ही आकर निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करती है। चलिए अगले टर्म्स में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक अनिषेचक जनन कहाँ पाया जाता है। तो प्राकृतिक अनिषेचक जनन जो पाया जाएगा, यहाँ पे गौर करेंगे कि एक है हमारा मक्खी, दूसरा है मधुमक्खी, तीसरा है मच्छर, इनमें से सभी। तो अनिषेचक जनन क्या है कि जिसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी बिना निषेचन के किसी जीव का अगर निर्माण होगा तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे?
अनिषेचक जनन कहेंगे। तो यहाँ पे टर्म्स गौर करेंगे कि मक्खी है, मधुमक्खी है और ये मच्छर है, ये सारे जो टर्म्स है ये कहीं ना कहीं अनिषेचक जनन का ही हिस्सा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इनमें से सभी। नेक्स्ट अगले टर्म्स में आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। तो द्विनिषेचन के परिणाम के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यानी किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा, जिसको हम लोग कहेंगे भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म। तो सही आंसर अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई द्विनिषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, तो सही आंसर देंगे भ्रूणपोष। अगले टर्म में हम लोग आएंगे कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। यहाँ देखिए ईस्ट जो है एक प्रकार की अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, और ईस्ट में हमेशा प्रजनन जो होती है वो किसमें होगी, यानी मुकुलन विधि के द्वारा ही ईस्ट में होगी। और ईस्ट के अलावा भी जो देखेंगे तो वो है हाइड्रा। क्या जवाब देंगे, तो हाइड्रा में प्रजनन मुख्यतः जो होती है वो मुकुलन के द्वारा ही होती है। परागकण तो पुष्पों में होती है, विखंडन चले आएंगे अमीबा पैरामीशियम में अगर देखेंगे तो विखंडन की प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट यहाँ आएंगे इन सभी के द्वारा तो है ही नहीं। अगले टर्म में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है 12, युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं। दो चीज यहाँ पे गौर करेंगे, एक आता है युग्मक और एक आता है गुणसूत्र। गुणसूत्र को सिंपली लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश टर्म से कहेंगे क्रोमोसोम। अब यहाँ पे सवाल आता है कि गुणसूत्र कैसे होते हैं, तो गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित कहने का तात्पर्य हो गया यानी डायप्लॉइड, डायप्लॉइड यानी कि 2n कंडीशंस में। लेकिन जहां युग्मक की बात हो तो इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होती है और ये एन के रूप में जाने जाते हैं, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं हैप्लॉइड यानी अगुणित। तो यहाँ पे सवाल आया कि युग्मन सामान्यता किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे एक गुणांक यानी हैप्लॉइड है, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, हैप्लॉइड। अगर यहाँ पे गुणसूत्र रहता तो द्विगुणित कहते। अगर सवाल आपको युग्मक के जगह पे कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि युग्मक गुणसूत्र कैसे होते हैं, तो भी आपको क्लिक करना है क्या, हैप्लॉइड में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे नाम ले लीजिए, संजना भारती। सर ये कौन से चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, ये चैप्टर 1 का रिवीजन है बाबूजी, क्लास 12 का। डेली आपको इसी तरीक़ा से ऑनलाइन क्लास मिलते रहेगी, आप प्रॉपर तैयारी करते रहिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। हर दिन आपका एक एक चैप्टर होते रहेगा। तो आज चैप्टर 1 है, कल आपका चैप्टर 2 है। रास एजुकेशन के अंतर्गत आप आते हैं, ये प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, आप इनका ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू आप देख सकते हैं। सोनम प्रिया, सर ये कौन सी चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, ये चैप्टर 1 का है बाबू, जीवों में जनन, बायोलॉजी, क्लास 12। आर्मी बॉय, हेलो सर, हाँ हेलो। चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, समय रात्रि की अवस्था हो गई है, ज़्यादा रात हो रहा है, तो तब तक जल्दी से पहले टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आएंगे क्वेश्चन क्या है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। यहाँ पे गौर करेंगे, अदरक, अदरक हो गया यानी आदि, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहेंगे, और हल्दी भी जो है इसी के कैटेगरी में आएगा। तो आंसर क्या देंगे भाई, अदरक या आदि में किसकी कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा, तो सही आंसर क्या है, राइजोम का। नेक्स्ट अगले टर्म में हम लोग क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ देखते हैं जेम्यूल्स। जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है, तो जेम्यूल्स का जो टर्म्स आता है वो जेम्यूल्स होता है स्पंज में। तो ये याद रखेंगे, ये सवाल कई बार भी पूछा गया है। ईस्ट में अलग तरीका से अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में भी अलग तरीका से है, अमीबा में भी है, लेकिन स्पंज में जो होता है वो जेम्यूल्स के माध्यम से होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, केचुआ प्राणी है। केचुआ कैसी प्राणी है, तो केचुआ यहाँ पे आपका सही आंसर है द्विलिंगी है, और जो द्विलिंगी है उसे हम लोग कहते हैं उभयलिंगी, यानी द्विलिंगी का दूसरा नाम क्या हो गया, उभयलिंगी। और उभयलिंगी को हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट। ये याद रखेंगे, क्वेश्चंस कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, इनमें से कौन उभयलिंगी है, तो उभयलिंगी का अर्थ हो गया द्विलिंगी, और सही आंसर आपका क्या है, केचुआ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। अब सवाल यहां गौर कीजिएगा कि कौन सा भाग क्या है, अगुणित है। अगुणित यानी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी टर्म्स के रूप में जानेंगे, ये कौन सा टर्म है, यानी एन टर्म है। तो यहाँ गौर करेंगे, ये अंडाशय जो है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, या फ्लावर का देखेंगे ये, तो ये 2n पे आता है। प्रागकोश यानी मेल पार्ट है, तो ये भी 2n के रूप में आएगा। प्राग जो है वो सिंपल गैमेटिक फॉर्म में है फ्लावर में, इसलिए ये एन फॉर्म में आएगा।
युग्मनज यानी जायगोट, और जायगोट जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में संयुग्मन होते हैं तभी जायगोट बनते हैं। तो मेल गैमेट एन और फीमेल गैमेट एन, व्हेनेवर एन एन कंबाइन द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ 2n, यानी जायगोट भी हमारा 2n के फॉर्म में है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पराग। चलिए आप अपने आप को रिवाइज करते चलेंगे और हमारे साथ बढ़ते चलिए। देखिए भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम होगा, ये गौर करेंगे यहाँ पे कि भ्रूण कोश है, तो ये ज्यादातर आपको इसका डिटेल आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, क्लियर कॉन्सेप्ट, लेकिन कहीं कहीं चैप्टर 1 में भी इसकी चर्चा है। तो भ्रूण कोश का सीधा संबंध हमारा किससे है भाई? 3n से है। चलिए नेक्स्ट अगले टर्म्स को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के से होती है तो उसे क्या कहते हैं? एकल जनक यानी सिंगल पेरेंट्स। एकल जनक यानी कैसा पेरेंट्स? सिंगल पेरेंट्स। यानी जब किसी जीव की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। याद रखेंगे, सिंगल पेरेंट से बनने वाले जीवों को कैसा कहेंगे? अलैंगिक जनन। और इसमें प्रायः जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, यानी एक सेल टूटकर 2 सेल के रूप में बनेंगे, तो ऐसे विभाजन को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रायः सूक्ष्म जीव, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जीव आते रहेंगे। तो सही आंसर इसका क्या है? अलैंगिक जनन है। अब यहाँ गौर करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन व्यू में कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। क्या अंतर स्पष्ट करना है? लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए हम 5 पॉइंट नॉर्मली इस तरीके से बता देते हैं कि किस तरीके से आप लिखिएगा लैंगिक और अलैंगिक जनन में। तो फाइनली एकदम देखिए, एकदम बहुत शॉर्ट में और बहुत इजीली, खाली आप हमारे बातों को सुनिएगा तो आसानी से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर को छांटेंगे। तो पहले सबसे पहला है लैंगिक जनन, यानी इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेंगे। कितने जीव भाग लेंगे? 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेंगे, जिसमें से एक नर होगा और दूसरा क्या होगा? मादा होंगे। इसमें एक लिंग वाले जीव भाग लेंगे, यानी सिंगल पेरेंट्स रहेंगे। पहला पॉइंट सबसे मेन अंतर हो गया, लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेंगे, इसमें एक लिंग वाले जीव भाग लेंगे। इसमें युग्मक का निर्माण होता है और इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक यानी गैमेट फॉर्मेशन होता है। मेल के बॉडी में मेल गैमेट के रूप में स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होगा। फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट के रूप में अंडाणु यानी ओवम या एग का निर्माण होगा। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक का निर्माण होगा और लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक का निर्माण नहीं होगा। थर्ड पॉइंट्स अगर आएंगे तो जिसमें युग्मक बनेगा उसमें निषेचन की प्रक्रिया भी होती है, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में संयुग्मन की प्रक्रिया करेंगे, जुड़ेंगे और निषेचित होंगे। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि इसमें जो विभाजन होगा वो कोशिका विभाजन के अंतर्गत अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करेगी। लैंगिक जनन की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है, यानी आप ऐसे सोचिए कि हम लोगों में जीवों में यानी मानव के जीवों में संतान बनने में करीब 9 महीने का समय लग जाता है, जबकि अलैंगिक जनन में अगर आप देखिएगा बैक्टीरिया का जर्मिनेट करना है तो बहुत इजीली हम लोग आसानी से रात भर में कई गुना हो जाता है। आप नॉर्मली देखिए अपने घर में भी आसपास क्या करते हैं कि दही में अगर जोरन देते हैं तो आप देखिएगा रात भर में वो पूरा फैल जाता है। तो ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, लेकिन हम लोगों में संतान बनने में करीब 9 महीना का समय लग जाता है। तो हम लोगों की प्रक्रिया यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया धीमी होती है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तीव्र होती है। चौथे पॉइंट में देखेंगे तो ये आनुवांशिक विभिन्नताएं होते हैं, यानी इसमें आनुवांशिक गुण जो होते हैं वो थोड़ा डिफर होते हैं। डिफर होने का मेन रीजन क्या है कि ये माता और पिता से ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो जो माता का जेनेटिक कैरेक्टर है और पिता का जेनेटिक कैरेक्टर है ये आपस में मिलकर एक नए संतान बनाते हैं और दोनों का जेनेटिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं उस संतान पर चला आता है। तो वो 100% पेरेंट पर ही आएंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर मदर का तो कुछ कैरेक्टर फादर का लेंगे। लेकिन ये कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनेंगे कौन? अलैंगिक जनन। तो कोशिका विभाजन के दरमियान क्या होता है कि इनमें हूबहू, जिसको हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, एक पुंजक। आपसे सवाल ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है कि अलैंगिक जनन में बनने वाले संतति जो है उसे एक पुंजक या फिर उसे क्लोन क्यों कहते हैं? एक पुंजक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लोन क्यों कहते हैं? तो आपको सिंपल जवाब देना है कि अलैंगिक जनन में बनने वाले जीव जो होते हैं वो अपने माता या अपने जीव के अपने पेरेंट्स या अपने जनक के एक समान होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक पुंजक या फिर क्लोन कहेंगे। एक और मेजर अंतर है कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होगी और समसूत्री भी विभाजन होगी, लेकिन अलैंगिक जनन में समसूत्री के साथ साथ असमसूत्री भी विभाजन होगी। तो आप आसानी से इसको जान सकते हैं, यानी ये 5
या 6 अंतर जो भी हम आपको बताए हैं, इसको फाइनली एक बार अच्छे से और सुन लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंतर्गत ये क्वेश्चंस आती है। तो कहीं ना कहीं ये एकल जनक लेके आया था सवाल, तो हम सोचे कि आपको एक बार रिपीट करवाते। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। लॉन्ग क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव में देखते चलेंगे। इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? अब यहां पे गौर करेंगे कि जब कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई नर युग्मक के साथ संयोजन करके क्या बनाया भाई, भ्रूण पोष, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहेंगे द्वितीयक केंद्रक। यानी कल जब हम आपसे चैप्टर 2 का डिस्कशन करेंगे तब आपको बताएंगे कि फ्लावर में द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये याद करेंगे, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन। और ये याद इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहता है कि पुष्पों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, और द्विनिषेचन की जानकारी भी किसने दी थी, पुष्पों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी चैप्टर 2 का है ये, तो आप इसको फोकस करते रहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग भी इसमें कमेंट्स करके बताइए कि द्विनिषेचन की जानकारी किसने दी और सिर्फ पुष्पों में निषेचन की जानकारी किसने दी। कमेंट सेक्शन में इसको बताइए ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग को कितना कॉन्सेप्ट है और सही कॉन्सेप्ट सही है और क्या कॉन्सेप्ट गलत है। तो यहाँ सिंपली अभी हम लोग देखते हैं, यानी नर युग्मक है तो नर युग्मक के संयोजन से जहाँ भ्रूणपोष का निर्माण होगा तो उसका सही आंसर हो गया क्या, द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ देखिए सेम वही क्वेश्चन, समान जीव, वैसे जनक जो समान जीव की उत्पत्ति करते हैं तो उसे एक पुंजक के रूप में जानते हैं, यानी क्लोन के रूप में जानते हैं। और ये प्रक्रिया कहीं और नहीं बल्कि कहाँ होगी, तो अलैंगिक जनन में होगी। तब रही बात सवाल क्या कि अलैंगिक जनन में होगी, तो इनमें से देखना है कि कौन सी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। तो सही आंसर हमारा क्या है, विखंडन। बाकी ये तीनों ही लैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 21 में आएंगे कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन की प्रक्रिया जो है वो अमीबा भी है, पैरामीशियम में भी है, जलकुंभी में ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। जलकुंभी में जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग नाम देते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आपका सही आंसर क्या है, अमीबा पैरामीशियम, इसलिए हम लोग आंसर टिक लगाएंगे आंसर नंबर डी को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। यह भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। और मुकुलन जो होती है वो दो चीज में होती है, एक ईस्ट में और दूसरा है एक हाइड्रा में। तो यहां देखना है हाइड्रा तो कहीं है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, देखेंगे इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। जो पौधे एक बार में केवल अपना जीवन काल में पुष्प पैदा करेगा उसे हम लोग मोनोकार्पिक भी प्लांट कहते हैं। कैसा प्लांट कहेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे। तो मोनोकार्पिक प्लांट यानी जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा कर रहा है। तो सही आंसर क्या है, बांस। यानी बांस जीवन में एक बार ही पुष्प पैदा करता है और ये धरती में पाए जाने वाला सबसे बड़ी घास है। अगर क्वेश्चन में ये जानना होगा कि सबसे बड़ी घास के रूप में किसे जानते हैं, तो जी हाँ, आपको सुनने में अजूबा लग रहा होगा, सबसे बड़ी घास के रूप में किसे जानेंगे, बांस को। नेक्स्ट अगली बार आएंगे पॉइंट, अगले टॉपिक में देखेंगे हम लोग ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र यानी जिसे हम लोग मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं, यहाँ गौर करते चलेंगे। ऋतुस्राव चक्र यानी क्या है, मासिक चक्र, और इसे हम लोग अंडाशय की से प्रक्रिया होने वाली है, इसलिए हम इसे अंडाशय चक्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग ओवरियन साइकिल भी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है ये मादा प्रजाति में होती है और ये 28 दिनों के अंतराल में चलने वाली प्रक्रिया है, जो एक निश्चित समय अंतराल पे ये प्रक्रिया चलते रहती है। फिर 28 दिनों के बाद इनका पुनः चक्रण होता है और ये सिंबॉलिक करते हैं कि हाँ, फीमेल वर्ग में ओवम या एग का डेवलपमेंट हो चुका है और फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण ये बॉडी से रिमूव हो रहा है। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहेंगे, जो प्रायः मनुष्य में तो दिखाई देता है लेकिन इसी से बिलोंग करते हैं बंदर और चिंपैंजी, यानी हम लोग एक ही जीव के ओरिजिनेटेड हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएंगे 25, मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। ये देखिए 2015 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस कि युग्मक की संख्या क्वेश्चन पूछी गई है। युग्मक यानी गैमेट, तो जहां गैमेट होगा तो गैमेट में क्या बताया गया है कि मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या कितनी,
46, लेकिन 46 से ज्यादा अच्छा आपको बोलने में रहेगा 23 जोड़ा, यानी ये जो पेयरिंग फॉर्म में गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन जैसे ही गुणसूत्र का ट्रांसफर होता है युग्मक के फॉर्म में, तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हो जाती है, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, ये हैप्लॉइड यानी आधे लेवल में बढ़ जाते हैं, यानी युग्मक कैसे होते हैं 23। तो यहाँ पे आ गया मनुष्य में युग्मक की संख्या, तो आंसर क्या देंगे 23। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखेंगे 26 में, इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है, यहां गौर करेंगे ओविपेरस। अब आपके नजर में एक सवाल आता है कि अंडप्रजक और सजीव प्रजक, यहां पे गौर करेंगे। चलिए दोनों टॉपिक को बताएंगे, ओविपेरस और दूसरा जो है वो है सजीव प्रजक, जिसको हम लोग कहेंगे विविपेरस। अब यहां गौर करने वाली बात है, अंडप्रजक वैसे जीवों को कहेंगे जो अंडे देते हैं, सजीव प्रजक जो अंडे ना देकर अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। तो मनुष्यों में क्या है, संतान देने की प्रक्रिया है, तो मनुष्य हो जाएंगे क्या, सजीव प्रजक। पक्षी वर्ग में क्या हो गया कि अंडे देते हैं, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे अंडप्रजक। अगर एग्जाम में कंफ्यूजन है तो याद रखेंगे ओ से, ओ जो आकार है वो अंडे के आकार का है, तो यानी ओविपेरस में इसे टिक लगाएंगे। तो मुर्गी भी अंडे देते हैं, सांप भी अंडे देते हैं, मगरमच्छ भी अंडे देते हैं, याद रखेंगे ये मगरमच्छ, बहुत कोई कंफ्यूजन करता है मगरमच्छ से, तो सही आंसर हमारा ये तीनों ही है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आएंगे, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है, यानी जहां बाहर हो गया यानी बाह्य, तो बाह्य प्रक्रिया में निषेचन, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। तो इसके अंतर्गत आएगा मेढक, कुछ मछलियां होती है जिसको हम लोग कैटफिश कहते हैं, यानी मछलियों में भी कुछ मछलियों में बाह्य निषेचन होती है। अनिषेचक जनन, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनिषेचक जनन, है ना। आंतरिक निषेचन, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, तो यानी मानव इसमें है, यानी जिसके मतलब ऐसे बोल सकते हैं जिन मादाओं के शरीर के अंदर संतान की उत्पत्ति होती है, यानी संतान बनते हैं, भ्रूण का निर्माण होता है, तो ऐसे निषेचन की प्रक्रिया हम लोग आंतरिक निषेचन के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होगी। तो इसके अंतर्गत मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया इत्यादि। तो आपने इसमें बताया कि बाहर होने वाले निषेचन, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, बाह्य निषेचन। नेक्स्ट अगले टॉपिक में आएंगे, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। लीजिए वही सवाल आ गया कि बाह्य निषेचन यानी बाहरी निषेचन कौन होगा, तो हमने आपको सवाल बताया क्या होगा सही आंसर इसमें, मेढक। हिरन में नहीं होगा, हिरन में आंतरिक निषेचन, मनुष्य में भी आंतरिक निषेचन, घोंघा में भी आंतरिक निषेचन होता है। तो अब यहाँ पे गौर करेंगे तो सही आंसर क्या है, मेढक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी पादप यानी उभयलिंगी पौधे नहीं है, तो उभयलिंगी नहीं है तो क्या होंगे, एक लिंगी है। तो अब जरा ढूंढेंगे कि इनमें से कौन एक लिंगी है। तो गुड़हल में मेल और फीमेल दोनों प्रॉपर्टी पाया जाएगा, मक्के में भी मेल और फीमेल दोनों टाइप का प्रॉपर्टी पाया जाएगा, फ्लावर के स्ट्रक्चर में, सरसों में भी मेल फीमेल दोनों का कैरेक्टर पाया जाएगा, लेकिन पपीता जो है वो कैसे में आएंगे, एक लिंगी में आएंगे। तो इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे अपने आसपास पपीता के पेड़ में या कि फल का निर्माण नहीं हो पाता, सिर्फ फूल ही खिलकर रह जाता है, यानी ऐसे पौधे जो होते हैं वो एक लिंगी के रूप में जाने जाते हैं। अब आपका एक लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। ये एनिमल से टर्म ले लिया गया, उसमें पौधे के बारे में चर्चा किया गया, और इसमें जंतु से विशेष में, यानी 2016 में, 2017 में, 2017 में, यानी ए पेपर, सी पेपर और सी पेपर सेक्शन के अंतर्गत ये आया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, अगर सिंपल उभयलिंगी दे दे तो आप लोग आसानी से टिक मार देते, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है ताकि आप जल्दी में कंफ्यूज कर जाए। तो यहाँ दे दिया उभयलिंगी नहीं है, यानी फिर क्या है, एक लिंगी है। तो जोंक जो है वो उभयलिंगी के अंतर्गत आता है, केंचुआ भी उभयलिंगी, फीता कृमि भी क्या है, उभयलिंगी। ये दोनों ही, ये तीनों ही हर्मोफ्रोडाइट है। हर्मोफ्रोडाइट यानी उभयलिंगी, जिसे हम लोग द्विलिंगी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन घरेलू मक्खी जो है वो एक लिंगी है। और सवाल आपका पूछा गया इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है, यानी एक लिंगी कौन है, तो सही आंसर घरेलू मक्खी। चलिए आज का ये रैपिड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रहा वो काफ़ी हमने अच्छी तरीक़ा से आपको बताया, और आपने भी बहुत इजीली वे से इसे समझने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट अगले दिन फिर हम लोग लाइव आएंगे चैप्टर 2 को लेकर, और आप उसके लिए तैयार रहिएगा। आप अपने तरीक़ा से भी रिवीजन करके रखिएगा, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखकर अच्छे से समझकर इसके आंसर को जवाब देंगे, या फिर अगले बार हम अपने तरीक़ा से आपको बताएंगे, और कुछ इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगी उसकी भी चर्चा करेंगे।